start with is continuous charge distribution. चलो, सेशन 1.1 के पेज नंबर 2 के ऊपर आपने टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखी थी एंड पेज नंबर 3 के ऊपर आपने थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग देखी थी. बताओ कितनी मेथड थी चार्जिंग की? 3. पहली मेथड का नाम चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एंड थर्ड वाज बाय इंडक्शन. गुड. देयर वर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स थी. मान लीजिए इस रॉड को मैं घिस घिस के चार्ज कर देता हूं, तो मुझे बताओ ये रॉड मैंने कैसे चार्ज करी है? बाय फ्रिक्शन, रबिंग, फ्रिक्शन, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन. अब ये मान लीजिए बच्चे आपके पास एक रॉड है, बहुत ही पतली सी रॉड, बहुत 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 पतली सी रॉड. अब अगर मैं इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में ले आऊं तो क्या ये रॉड भी चार्ज होना चालू हो जाएगी या नहीं? यस सर. यस. और इस मेथड को हमने क्या नाम दिया था? कंडक्शन, बाय कंडक्शन. यस, चार्जिंग बाय कंडक्शन. गुड. तो लेट्स सपोज कि हमारे पास बच्चे को एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड थी, राइट? एक नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, जो भी आप अज्यूम करना चाहते हो, एक रॉड हमारे पास पड़ी हुई थी, राइट? पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? चलो, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी और इसको मैंने इस न्यूट्रल रॉड के कांटेक्ट में मैं लेके आ गया. तो मेरे को बताओ इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे कि इसके पॉजिटिव्स इसमें जाना चालू हो जाएंगे? कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स. गुड. तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसमें आना चालू हो जाएंगे. दैट मींस ये रॉड आपकी क्या होती चली जाएगी बच्चे? पॉजिटिव होती चली जाएगी. आ रही है क्या बात समझ में? अरे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना इसमें से, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है. नेगेटिव कम होता जा रहा है यानी इन्फ्लुएंस किसका बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा. रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. लेट्स अज्यूम द टोटल लेंथ ऑफ दिस चार्ज वाज, दिस रॉड वाज, इस पूरी रॉड की जो लेंथ है बच्चे वो हमने कितनी अज्यूम कर ली है? L अज्यूम कर ली है. और इस टोटल लेंथ के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमने अज्यूम कर लिया है Q जितना. सो कैन यू टेल मी पूरी लेंथ में कितना चार्ज आया है? अरे पूरी लेंथ में कितना चार्ज आया बताओ सर क्यू पूरी जितना, पूरी L लेंथ में कितना चार्ज आ चुका है? Q जितना चार्ज आ चुका है, राइट? पूरी L लेंथ में कितना चार्ज एक्वायर हो चुका है? Q जितना चार्ज एक्वायर हो चुका है. कशिश, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ? वन जो यूनिट लेंथ है उस यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? सर क्यू, Q? मतलब 1Q. नो. अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको 20 रुपीज में 2 चॉकलेट्स मिल रही हैं, ठीक है? तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? 1 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, नहीं? फिर से क्वेश्चन 10. बड़ा अजीब सा, उल्टा कर देते हैं. देखो, 2 रुपीज में अगर आपको 20 चॉकलेट्स मिल रही हैं तो 1 रुपी में कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी बताओ? 10. सर 1/10. 1/10 नहीं कशिश, कैसे कशिश 1/10 कैसे हो सकता है? 1 into 20/2 करेंगे ना बच्चे. 1 Okay, into yes, 20. yes. यस, ये और ये क्या सही लिखा ना? सर नीचे 2 अरे आएगा. हाँ, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 रखा हुआ था. राइट. सो ये 2 और ये 20 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10. सो इफ 2 रुपीज में 20 चॉकलेट्स हैं तो 1 रुपीज में कितना हो जाएंगे? 20/2, दैट मीन्स 10. तो द्विज, अगर L लेंथ के अंदर Q जितना चार्ज है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा? सर Q/L. बहुत बढ़िया. इट विल बी Q/L. और इसी Q/L को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या बोलते हैं इसे हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्या बोलेंगे इससे? बताओ. लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो लैम्बडा का नाम क्या है? इट्स नेम इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. जानवी, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए. JH वाली जानवी कहाँ है ये लड़की?
इसने मेरे को चैट बॉक्स में आंसर भेजा था, थैंक यू फॉर दैट। बट जानवी योर वीडियो, वेयर आर यू? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, राइट? अब यहां जरा ध्यान से देखना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या है बच्चे? मीटर। तो इस लैम्बडा को क्या बोलते हो आप? अरे आवाज नहीं आई, बोलो क्या बोलते हो लैम्बडा को? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का बच्चे यूनिट क्या हो जाएगा? कुलम्ब पर मीटर। और कुलम्ब का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज A1T1, एंड मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो L1। सो वी कैन से A1T1 L-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बात समझ में आ रही है क्या? किसी को कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? नो सर। No, sir. Good. So what will be the definition of linear charge density? Linear charge density is defined as the charge per unit length. The amount of charge per unit length is known as linear charge density, right? अरे याद रहेगी क्या बात? Yes, sir. Good. चलिए, coming to next point, इसमें हम समझने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रॉड, एक रॉड से दूसरी रॉड में चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो वो उसकी पूरी लेंथ के ऊपर क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ हम अपने इस शीट को, ये जो शीट है हमारी, इसको कांटेक्ट में ले आएंगे इसके साथ। तो बताओ चार्ज एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा या नहीं? यस और नो? Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफर Yes, तो sir. होगा। और इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस के अंदर कनन, ये जो चार्ज है हमारा, ये पूरी शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और शीट का क्या होता है बच्चे? एरिया होता है, राइट? तो यहां पे आपका चार्ज क्या हो चुका है? इस पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। आएगी बात समझ में? So if the total charge in A area के अंदर अगर total charge Q जितना है, तो can you tell me what will be the amount of charge in unit area? अरे जिससे Q L by लेंथ A. में Q जितना Q चार्ज by होता था। yes yes Q yes, by A. Q by A, बहुत बढ़िया, Q by A, that will be the right answer. Thank you जानवी, thank you. ओके चलिए, सो Q by A, इसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे इसको क्या बोला था? लैम्बडा को क्या बोला था बताओ? Linear charge density. लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि वहां पे चार्ज आपका किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहां चार्ज आपका किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सरफेस के ऊपर, एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप इसको? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। अरे सिग्मा क्या है, समझ में आया क्या? यस सर। The amount of charge per unit length is known as linear charge density. The amount of charge per unit area is known as surface charge density. याद रहेगी क्या ये बात? कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, फिर से डायमेंशन खेलते हैं। बताओ चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। एरिया का यूनिट? मीटर स्क्वायर। गुड। चार्ज के डायमेंशंस क्या हैं? A1T1, वेरी गुड। और इसके मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L2। तो फाइनली इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? A1T1 बहुत बढ़िया। So L-2 A1T1, that will be the dimensional formula of surface charge density.
अच्छा, अब अज्यूम करो कि मैं आपको बहुत ही छोटे से एरिया में, बहुत ही टाइनी से एरिया के अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो निकाल करके मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, राइट। तो टाइनी से एरिया का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा निकाला है, तो छोटा सा एरिया लिया है, तो क्या उसमें पूरा चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा या थोड़ा सा चार्ज आएगा, बताओ? थोड़ा सा चार्ज होगा। थोड़ा सा चार्ज आएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज dq डिवाइडेड बाय dA, लिख सकते हैं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट मींस डिफरेंशियल ऑफ चार्ज, बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, dq से। और बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ एरिया को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, dA से रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, इसको इस तरफ शिफ्ट करना ना जरा, तो ये क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा dA हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस। अब अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत ही, जैसे इस पार्ट का मैंने आपको बताया कि इतने पार्ट में चार्ज कितना है, dq है, तो ऐसे ही इसका dq, ऐसे ही इसका dq, ऐसे इसका dq, ये dq, ये dq, ये dq, और सारे dq को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे सम को आप क्या बोलते हो, बताओ बताओ बताओ? इंटीग्रेशन। Integration. इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। सो द नेट चार्ज विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dq। ये इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे चालू वाला इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन पूरी सरफेस के ऊपर करना है। कहां पे करना है, पूरी सरफेस के ऊपर करना है। और इसीलिए यहां पे हम छोटा सा क्या लिख देते हैं, s लिख देते हैं। आ रही है क्या बात समझ में आपको? यस सर। अच्छा, सेम चीज अगर यहां पे लिखते तो लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dl, और यहां से हो जाता dq इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dl। सो नेट चार्ज कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dq। मेरे को बताओ यहां आप क्या लिखते हैं नीचे की तरफ सफिक्स में? एल। L. L. वेरी गुड। वो L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लेंथ के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो। आ रही है क्या बात समझ में? अब सिंपल यहाँ dq की वैल्यू रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। dq की वैल्यू क्या है इस केस में, लैम्डा dl, और इस केस में क्या है बच्चे, इट इज सिग्मा dA, सिग्मा dA, दैट विल बी योर आंसर। तो दो मैंने आपको समझाए, कैन यू गेस अबाउट द थर्ड वन? अगर कंप्लीट वॉल्यूम में यही चार्ज तुम्हारा स्प्रेड हो जाए, क्या करो तुमने एक वही रॉड पकड़ ली, और उस रॉड से ये जो मैं आपको स्फीयर दे रहा हूं, So what you are going to do is, आप क्या करने वाले हो, आप इस स्फीयर को टच करा देने वाले हो अपनी इस रॉड के साथ। तो जैसे ही आप इसको रॉड को इसके साथ टच कराओगे, तो ये जो चार्ज होगा आपका वो इसके पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेड हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अरे यार, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर V वॉल्यूम के अंदर टोटल जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो Q जितना है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम? Q by Q V. upon V। वेरी गुड, Q अपॉन V। और इसे आप क्या बोलोगे, जैसे इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला, तो इसे आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यस, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसे आप इससे रिप्रेजेंट करने वाले हो, रो से रिप्रेजेंट करने वाले हो। सो रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V। इस फॉर्म में कोई मेरे को फॉर्मूला डायरेक्टली बता सकता है क्या, इतनी कहानी किए बिना डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता है क्या कोई? So dq is equal to rho dv. रो dV। एक टर्म आपने छोड़ दिया बच्चे, एंड दैट इज यहाँ पे स्मॉल V. नीचे की तरफ V। व्हाई? बिकॉज हियर द इंटीग्रेशन विल बी ऑन वॉल्यूम। यहां आपको क्या करना होगा, पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन करना होगा। हियर योर इंटीग्रेशन विल बी लिमिटेड ऑन द सरफेस ओनली, हियर योर इंटीग्रेशन विल बी लिमिटेड टू लेंथ ओनली, बट हियर योर इंटीग्रेशन विल बी वॉल्यूम ओरिएंटेड। आपका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, वॉल्यूम ओरिएंटेड होने वाला है। नाउ यू मे आस्क मी ए क्वेश्चन कि सर यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, राइट पर्ल? ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का हम आंसर समझते हैं।
देखो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्यों यूनिफॉर्म यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समझना बात को। अगर आपने कंडक्शन की मेथड से चार्जिंग करी है तो फिर से जाओ सेशन 1.1 के पेज नंबर 2 के ऊपर और मेरे को बताओ दोनों ऑब्जेक्ट्स की पोलैरिटी कैसी होती है कंडक्शन की मेथड से चार्जिंग में, सेम या ऑपोजिट? सेम सेम होती है। Same. गुड। सो कंडक्शन की मेथड से जो चार्जिंग होती है बच्चे, वो दोनों में आती है कैसी, सेम आती है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट आपकी पॉजिटिव चार्ज होना चालू हो गई, तो पहला पॉजिटिव अगर यहां पे है, इस कोने पे है, तो दूसरे पॉजिटिव को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, "ए, इधर नहीं आना"। क्यों? क्योंकि अपने कुलम्ब भाई साहब क्या बोल के गए हैं, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जानते हो ना? अरे अरे, याद है Yes, ना ऐसा sir. कुछ? तो भाई अगर पहला चार्ज तेरा इधर है तो दूसरा चार्ज इस छेड़े के ऊपर, इस कोने के ऊपर आ चार्ज इन्हें मोकली देशे। अरे करेगा ऐसा कि नहीं करेगा? और क्यों कर रहा है, समझ में आ रही है क्या बात? रीजन इज बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। एक दूसरे को रिपेल धक्को मारे छे, और इसी धक्के की वजह से ये चार्ज यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, तीसरा आएगा तो इनके बिटवीन कहीं पे, फिर इनके इनके, यानी इस तरीके से इनके बीच में क्या होता जाएगा, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? So this was the continuous charge distribution, जिसमें हमने तीन टाइप को समझा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जो लैम्बडा से रिप्रेजेंट की जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रो की कुछ कहानियां बाकी हैं, बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? Coulomb per liter. कूलम पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? A1 T1 L minus A1 T1 L minus 3. गुड। E1 T1 L-3, वेरी गुड। और कुछ अगर तुम्हारे ध्यान में आता है तो मेरे को बताओ, और कुछ पता हो तुमको इसके बारे में। ओके, चलो क्विक रिवीजन करते हैं। बताओ, एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? Vector. Vector. और फिजिक्स के अंदर जो एरिया हम लेते हैं, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है बताओ? Perpendicular. परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू मी और परपेंडिकुलर टू यू? Surface. परपेंडिकुलर टू सरफेस। गुड। अगर ऐसी कोई सरफेस है, दैट मींस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ शीट लाइक सरफेस, एक शीट जैसी सरफेस के लिए बात कर रहा हूं बच्चे, तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर कैन बी इन ईदर वेज। परपेंडिकुलर आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरफ भी आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। अरे यार बात समझ में आ रही है क्या? तू परपेंडिकुलर इधर को भी ड्रॉ कर सकता है, एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन भी ले सकता है, और एरिया वेक्टर की तू ये वाली डायरेक्शन भी ले सकता है। बोल, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, एक sir. बार एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अगर तुमने इसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले लिया है, तो फिर ऐसा मत करना कि बाद में फिर इसी को ऑपोजिट पलट दो, फिर इसी को पलट दो, ऐसा नहीं करना। एक बार अगर तुमने न्यूमेरिकल में फिक्स कर लिया कि इसको मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले रहा हूं, तो उसको पकड़ के चलना, फिर उसको ऐसे लीव मत करना जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो। आ रही है बात समझ में? सो दो बातें, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर लास्ट पेज देखना। हाँ जी, लीजिए। So it will be perpendicular to the surface and going away from the surface. ये ध्यान रखना, right? Yes, okay. चलिए, now एक खास बात आपको और ध्यान रखनी है। कई बार आपको पिक्चोरियल व्यू में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दीज टू थिंग्स आर सेम। ये आपको एक सरफेस दी होती है और ये आपको दूसरी सरफेस दी होती है।
मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लक्स जो है वो आप पढ़ के आ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही क्वेश्चन में बताया हुआ है आपको ई है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही आपको बता रखा हुआ है ई है। एंड लेट्स अज्यूम कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इतना बड़ा बनाया हुआ है, राइट? और इसका एरिया वेक्टर इतना बड़ा बनाया हुआ है। दोनों के साइज सेम दिख रहे हैं, बट एरिया वेक्टर दोनों का कैसा है, छोटा बड़ा बनाया हुआ है। कैन यू टेल मी किसमें फ्लक्स ज्यादा होगा? 1 और 2, किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा? 2 में, सेकंड केस। जिसका एरिया बड़ा होगा। दोनों का जो ये सरफेस हमने लिया हुआ है ना बच्चे, वो दोनों का सरफेस कैसा दिख रहा है अपने को? सेम दिख रहा है, ये ध्यान रखना। मैंने जो बनाया हुआ है वो थोड़ा अलग अलग लग सकता है, बट देखने में दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे सेम है, लेकिन एरिया सर वेक्टर एक शायद का बड़ा दोनों में ड्रॉ किया, एक का सेम छोटा इलेक्ट्रिक ड्रॉ। फ्लक्स होगा। सेम फ्लक्स नहीं होगा, आंसर विल बी सेकंड में ज्यादा फ्लक्स होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ एरिया वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल एरिया ऑफ द बॉडी। तो अगर किसी में दोनों को दिखाया भले ही सेम है, रिप्रेजेंट भले ही सेम तरीके से किया, जैसे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था वैसे इसको भी अगर रिप्रेजेंट किया होता, और एक में एरिया वेक्टर की लेंथ अगर ज्यादा दे रखी है, मतलब इसका एरिया एक्चुअल में कैसा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। आएगी बात समझ में? अरे आ रही है क्या ये चीज समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बताओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू इनिशियली हम उसको बोलेंगे पहले भाई, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट हटाने पे क्या आता है बताओ? Cos theta. EA Cos cos theta. वेरी गुड। सो दिस कैन बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा। अच्छा, फ्लक्स का मीनिंग पता है क्या आपको? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? Flow. यस, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। गुड। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लक्स, तो मान लीजिए ये मेरे पास बच्चे कोई एक एरिया है, ये मेरे पास कोई एक एरिया है, इस एरिया को पेनिट्रेट करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, इस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करके कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं नॉर्मली, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, जिसका फॉर्मूला होता है E डॉट A। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ना 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 आखा गरमा नहीं था लिया, ना टेंशन ले। आदो नानकड़ो फ्लक्स है, छोटा मोटा सा फ्लक्स है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नानो मोनो फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स, आई विल रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा फाई, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E डॉट डेल्टा A, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा S। तो खास ध्यान रखना है बच्चे, आपको ध्यान क्या रखना है कि सरफेस अगर आपकी ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर को आएगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, गोइंग अवे, इस तरफ को। आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. गुड, चलो ठीक है। अच्छा, सरफेस अगर ऐसे रखी हुई है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट एंड गोइंग अवे, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा मत समझ लेना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और सरफेस ऐसी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो गया। ना 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 ना, देखने में तेरे को 90 डिग्री लग रहा है, बट एक्चुअली एरिया वेक्टर कहां जाएगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, गोइंग अवे। देख ले दोनों की डायरेक्शन कैसी हो चुकी है? Different. सेम हो चुकी है, पैरेलल हो चुकी है, राइट? और क्योंकि पैरेलल हो चुकी है तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। आएगी क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. सो न्यूमेरिकल्स वाला जो आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कई बार हमने इस बात को यूज किया है, बहुत टाइम्स हमने इस चीज को यूज किया हुआ है। एक क्वेश्चन उन न्यूमेरिकल्स के अंदर मैंने आपको नहीं करवाया है, रीजन इज वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर को पढ़ने के बाद डेवलप होता है।
राइट तो वो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है बिकॉज मैं यहाँ आपको बता भी देता तो उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं आ पाती, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, सो नाउ कमिंग टू गॉसेस लॉ। अच्छा, इसके यूनिट्स की बात तो आई डोंट थिंक जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दाओ दाओ दाओ। SI unit. ऐसा ही Unit. यूनिट ऑफ SI फ्लक्स। unit. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट पता है क्या? वोल्ट पर Meter. Meter. यस Meter. इनटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वोल्ट इंटू मीटर भी क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। किसका? फ्लक्स का एसआई यूनिट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का क्या होता है? MLT minus. वेरी गुड। कुलम के लिए A1 T1 एंड मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं? L2 लिखते हैं। सो L1 L2 L3 हो जाएगा M1 L3 T-2 और ये A1 T1 ऊपर आ जाएंगे तो A-1 T-1। कोई मेरे को फाइनल वैल्यू बता सकता है क्या इसकी? M1 M1 L3 T minus 3 A. अब अगर आपको किसी में फ्लक्स के किसी पार्ट में डाउट है तो मुझे बताइए। लाइक जो वीडियो आपने देखा हो कहीं पे कुछ कुछ चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो। सो जस्ट आई वाज क्विकली रिकॉलिंग इट। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। गॉसेस लॉ हम जरा समझ लेते हैं, ठीक है? तो गॉसेस लॉ को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। तो गॉस भाई साहब ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ढेर सारे चार्जेस की वजह से, अगर एक चार्ज है तो आप क्या कर सकते हो? पॉइंट साइज चार्ज है, KQ/R² लगा दोगे, यानी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R² लगा करके आप क्या करोगे? वैल्यू निकाल दोगे। अरे हो जाएगा इससे, है ना? एक चार्ज के लिए हो जाएगा R डिस्टेंस पे। Yes, sir. गुड। यस विश्वा। Sir, what is density of electric field? विश्वा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Sir, what is density of electric field? ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यूनिट वॉल्यूम में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, राइट? जैसे मैं आपको ये पूरा एक वॉल्यूम दे रहा हूं, ठीक है? और इस वॉल्यूम में से इफ देयर आर हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, और दूसरी एक बॉल इसी के पैरेलल में आपको दे देता हूं, वहां पे 30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो हम बोलेंगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज लो एंड इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई, बिकॉज सेम वॉल्यूम में से यहां पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पासिंग एंड यहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। दैट मींस यहां पे फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा एंड इन दिस केस फ्लक्स वुड बी लो, राइट? Yes, sir. ओके, चलिए। सो एक चार्ज के लिए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे, 2 3 4 ऐसे ही मान लो मैंने आपको 1000 चार्जेस दे दिए, ठीक है? यू विल वेल, क्या मस्ती कर रहा है यार, बंद करना तेरा ये फालतू क्या नौटंकी चालू है। 1000 चार्ज के लिए हम क्या KQ/R² लगाने के लिए पैदा हुए हैं? ये हमसे नहीं हो पाएगा, जाने दो, है ना? तुम साइड में फेंक दोगे किताबें और कभी मैं तुमको दिखाई पड़ जाऊंगा तो तुम उन्हीं किताबों से मेरा मर्डर भी कर दोगे। पॉसिबल है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई हो सकता है। आई कंप्लीटली अग्री टू इट। गॉस नाम का बंदा सबसे आलसी था अपने क्लास में, ठीक है? सबसे आलसी बंदा, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, दैट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। एंड भाई बड़ा ही आलसी बंदा, इसने क्या किया? इसने पूरा जो सिस्टम था ना उसको हिला डाला। टीचर ने ये बोला कि ऐसा ऐसा ये वो, उसने बोला नहीं, सुनना ही नहीं है तेरी बात को, मेरे को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टीचर समझा रहा था, बोलता जरूरत ही नहीं है, मैं बदल दूंगा, हिला के रख दूंगा पूरा सिस्टम। एंड चेंज कर दिया भाई ने बाय यूजिंग अ लॉ जिसका नाम पड़ा इन्हीं की मेमोरी में, गॉसेस लॉ, ठीक है? तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने हमें ऐसा बताया कि इफ देयर इज अ गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस ले लो, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लो
एंड वो सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ओपन हो, यहां से खुला हुआ हो, ऐसा नहीं, ऐसी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। ये क्लोज्ड सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये है वो तुम्हारी क्लोज्ड सरफेस। फिर कभी तुम ये मत बोलना सर ये भी एक क्लोज सरफेस है। नो, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस है। तो उन्होंने बोला अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में से आपको निकालना है फ्लक्स कितना पास हो रहा है, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट? अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। और इस क्लोज्ड सरफेस का नाम आपको मेरे को लॉ में से ढूंढ के बताना है। बताओ क्या नाम है इस क्लोज्ड सरफेस का? Gaussian surface. Yes, Gaussian surface. So Gaussian surface is that imaginary surface or that hypothetical surface जिसकी बात किसने करी थी? गॉस ने करी थी। ये Gaussian surface कोई ऐसा रियल सरफेस नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? क्या है? इमेजिनेशन है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन। ठीक है, तो आते हैं बात के ऊपर। सो इन्होंने क्या बताया कि फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed hypothetical surface is always equals to flux passing through any closed Gaussian surface is always equals to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface. इस सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज किया है, नेट जितना चार्ज एनक्लोज किया है, सो आई शुड यूज अ साइन ऑफ सिग्मा ऑल्सो ओवर हियर। इसका मतलब ये है कि बच्चे अगर इस गॉसियन सरफेस में 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो +10 और -2 कितना हो जाएगा? +8. Plus Yes. 8. So what will be the value of sigma q enclosed? +8. +8 Yes. +8 कूलम हो जाएगा, राइट? सो व्हाट ही टोल्ड, गॉस ने हमको क्या बताया कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, किसी भी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस में से जितना फ्लक्स पास हो रहा होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। आएगी क्या बात समझ में? अरे क्लियर है क्या ये? Yes. अब तुम बोलोगे सर ये तो ये ऐसा तो स्टेटमेंट हमको कहीं दिया नहीं है, मतलब आप झूठ बता रहे हो। हाँ है ना? तो इसको मैं जो नोट्स के अंदर जो बात दी हुई है बच्चे, उसके साथ थोड़ा कोरिलेट कराने का ट्राई करता हूं। जरा देखो, अगर मैं बच्चे ये बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लूं, बहुत ही छोटा सा पार्ट जिसका एरिया है DA जितना या DS जितना एरिया मैंने इसका अज्यूम कर लिया है। आ रही है क्या बात समझ में आपको? DS जितना बच्चे मैंने इसका एरिया अज्यूम किया है। बोलो ये डाउट है क्या कोई इसमें? No, अरे sir. आवाज नहीं आई। No, sir. No, sir. और इसके अंदर से E जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है? E जितनी जा रही है, एंड DS इज द एरिया जिसके अंदर से ये पास हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है बताओ? What is the small amount of flux जो इसमें से बाहर आ रहा है? That will be d phi and that will be equal to E dot ds. Do you all agree to this? अरे यार, phi का फॉर्मूला क्या था? E dot s, है ना? E dot सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स की बात करूंगा तो it will be equal to dot product of E and small area, that is ds. Got it? अब ऐसे छोटे छोटे ds को अगर मैं ऐड करता चला जाऊं, ऐसे सभी छोटे छोटे ds को अगर मैं ऐड करता चला जाऊं, तो वो ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? पूरी सरफेस से फ्लक्स मिलेगा या नहीं? Yes, sir. यस। और ऐसे एडिशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो द फ्लक्स कैन बी रिटन एज phi कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। पर ये ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन आपको किसके ऊपर करना होता है? एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर करना होता है।
ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने ये लूप बनाया हुआ है क्लोज, वो मुझे क्या बता रहा है कि माय इंटीग्रेशन इज ऑन क्लोज, और यहां जो एस लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है, सरफेस बता रहा है, राइट? अरे यार ये क्या बात समझ में? Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू, यानी ये जो फ्लक्स है आपका ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, वो सरफेस के इक्वल आ रहा है। तो आप देखो यहां से आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, बताओ आगे आगे बताओ, Net charge 1/, enclosed within the yes, surface. net charge enclosed by the surface. प्रणाली, कैन यू रिपीट दी स्टेटमेंट? क्या आप बता सकते हो ये स्टेटमेंट बिना देखे रीड कर, बिना देखे बता सकते हो क्या? बिना देखे सर? यस यस प्रणाली, बिना देखे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ध्यान से देखना, ये ई, ये रहा ds, ये रहा क्लोज्ड, और ये बता रहा है सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। अब सुनना, एक बार कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं आप लोग, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना, जब तक याद नहीं होगा तब तक आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि 1.6 में हर पॉइंट पे इसी की डिस्कशन अपने को करनी है। चलो आते हैं फिर से पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनना। The surface integral of electric field, as for surface, the surface integral of electric field over a closed surface. इसी closed surface का क्या नाम है दक्ष? What is the name of that closed surface? सर गॉसियन सरफेस। Gaussian surface. फिर से सुनो बात को, the surface integral of electric field over a closed hypothetical surface is equals to 1/epsilon naught times net charge enclosed by that surface. This statement is what we call as, क्या बोलते हो इसको? Gauss theorem. Gaussian's law. गैल्यूसेक थ्योरम नहीं है भाई, ये गॉसेस लॉ है। Sorry sir, गैल्यूसेक Gauss's को law. यहाँ कहाँ लेके आ रहे हो तुम? तरुष Yes, sir. रिपीट कीजिए सर स्टेटमेंट बिना देखे, चीटिंग नहीं करना हो। हाँ sir. चीटिंग नहीं। Surface of integral of electric field of a hypothetical closed surface is equals to 1/epsilon naught in multiplied by sigma of total charge. ये तो यार तूने वो सारा ये जो लिखा हुआ था यही तूने बस रफली रीड कर दिया है, थोड़ी चलता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से। ओके, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये जो क्रॉस है ना बच्चे, ये मल्टीप्लाइड जो है ना, इसको हम टाइम्स बोलते हैं, बोलते हो ना 2 times 2 is equal to 4. So 1/epsilon naught times net charge enclosed by that surface. केवल रिपीट कर सकते हो क्या स्टेटमेंट बिना देखिए? The surface integral of electric field over a hypothetical surface is equals to Closed hypothetical surface, केवल क्यों मस्ती कर रहा है तू? yes sir. Okay, please. Equals to 1/epsilon naught into times a net charge on a closed surface. Net charge enclosed by the closed loop. On the closed loop नहीं भाई, लूप नहीं है, सरफेस है वो, ध्यान रखना। Yes. लूप नहीं है वो। Only 2 students जिनको ये डेफिनेशन याद है, 2 लोगों की हैंड रेज है। Oh shit. मेरे को लगता है मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा यार, ऐसा है क्या? Yes या ना? Yes sir.
The surface integral of electric field over a closed hypothetical surface is equals to 1 upon epsilon naught times net charge enclosed by that surface. बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, अब पता है ये जो है ना पूरा छोटा सा, इसके अंदर अपने को डेरिवेशन भी है जो हमें देखना है, राइट? तो इसे हमें प्रूव करके बताना है कि भाई खास करके गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये बात थोड़ी प्रूव करके बतानी होती है ऐसे कि हाँ ये बात एकदम करेक्ट है, ऐसा अपने को प्रूव करके बताना होता है। तो चलिए मैं आपको उसका एक रिप्रेजेंटेशन करके बताता हूँ कि हाँ ऐसा सच में होता है, मजाक मजाक में ऐसे ही कोई लॉ नहीं बना दिया है, ठीक है? चलो देखते हैं। सो लेट मी कंसिडर एक स्फेरिकल क्लोज्ड लूप। याद है मैं बॉल आपको बार बार शो कर रहा था, तो वो एक क्लोज्ड स्फेरिकल स्फीयर था। तो वो क्लोज्ड स्फेरिकल जो हमारा सरफेस था, हाइपोथेटिकल सरफेस था, वो हमने यहां पर अज्यूम किया है। ये आपको 2D में जरूर दिख रही है, बट एक्चुअली हमने क्या अज्यूम किया है, इसको एक स्फीयर अज्यूम किया हुआ है। सो जस्ट डोंट थिंक कि ये कोई एक लूप जैसा बन रहा है, ये हमारा एक ऐसा सरफेस है, राइट? आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए अब हम समझते हैं कि करना क्या है इसमें। सो बेसिकली हमको प्रूव करना है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि इसका जो पूरा समेशन है, वो समेशन किसके इक्वल होने वाला है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू के इक्वल होने वाला है। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. श्योर। Yes, sir. सो लेट्स अज्यूम कि इस बॉडी ने Q जितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, ठीक है? ये इतना डिस्टेंस कितना है? R रेडियस है इसकी, ठीक है? तो एक बहुत ही छोटे से एरिया की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा एरिया। अब बताओ इस एरिया को मैं क्या अज्यूम करूंगा? डेल्टा एस। और इस एरिया को मैं क्या लेने वाला हूं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। आ रही है ना बात समझ में? अरे यार देख, ये तेरे पास तेरा वो ऑब्जेक्ट है, इसमें तूने क्या किया, इसमें ये वो छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये दिस इज दैट छोटा सा सेगमेंट, इतना सा एक छोटा सा तुमने सेगमेंट ले लिया। इसका, इस छोटे से पार्ट का एरिया तुमने कितना लिया हुआ है? डेल्टा एस लिया हुआ है, राइट? और इस डेल्टा एस जितने एरिया का अगर मैं आपसे पूछूं एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, तो योर आंसर विल बी सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। कुछ ऐसा आएगा ना? ओ भाई रिप्लाई तो करो। आया? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो ये आपके पास एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख देता, टेस्ट चार्ज जिसको हम बोलते थे, याद है? और ये भी अगर पॉजिटिव है, तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता? बाहर की डायरेक्शन में कि अंदर की डायरेक्शन में? बाहर की डायरेक्शन में। बाहर की। अरे यार ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव होता ही है, तो ये दोनों क्या कर देते? एक दूसरे को रिपेल कर देते, यानी ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता। और टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस डायरेक्शन में एक फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। क्या नाम है उस फिजिकल क्वांटिटी का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हम देखते हैं, बट ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट? चलिए अब इस छोटे से पार्ट में से जो छोटा सा थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है, उस फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, और उस फ्लक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा फाई से, विच इज इक्वल टू, बता सकता है कोई मेरे को फॉर्मूला? अरे बोलो। E delta A. E डॉट डेल्टा एस, बिकॉज यहां पर बच्चे मैंने सरफेस क्या ले रखा हुआ है? डेल्टा एस जितना ले रखा हुआ है। अरे यार मेरे को नहीं लगा तुमको आया ये। डिफिकल्ट है क्या कोई? ये पीछे पीछे अपन ने कई बार कर रखा हुआ था, याद है ना? सर ई पे Yes, sir. डेल्टा नहीं लगेगा? सॉरी, ई पे डेल्टा नहीं लगेगा क्योंकि उसमें भी कलेक्ट बहुत छोटा सा बच्चे- चार्ज होगा।
बच्चे बच्चे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, चाहे यहां कैलकुलेट करूं, चाहे यहां कैलकुलेट करूं, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, पेज नंबर 2, पेज 2, सेशन 1.3, और उसमें सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, नीचे से 4th या 5th लाइन आपको मिलेगी, उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अरे मिला क्या? यस सर, मिल गया। दैट मीन्स इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चे हर जगह पे कैसी रहने वाली है, उसकी वैल्यू इक्वल रहने वाली है, सेम रहने वाली है, दैट इज नेवर एवर गोइंग टू चेंज, सर राइट? तो एक सिर्फ स्फीयर पे एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेबल किसी भी क्लोज्ड सर्फेस के लिए होगा, लेकिन मैं ये गॉसेस लॉ जो है वो आपको एक रैंडम एक स्फीयर के लिए मैं आपको प्रूव करा दे रहा हूं, ठीक है ना? ओके सर। यस, अच्छा, कमिंग टू दैट पॉइंट, सो ये छोटा सा फ्लक्स जो है ये बन गया। अब कोई ध्यान से देख करके मेरे को ये बताएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये है, एंड ऐसी ही डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 0 0 डिग्री, वेरी गुड। और 0 डिग्री अगर एंगल है तो क्या मैं डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते टाइम कॉस थीटा का वो यूज करता हूं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कॉस थीटा, एंड थीटा जो है वो कितना हो चुका है? 0 डिग्री। क्या कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है? यस सर। Yes, sir. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ई डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। बट क्या मुझे छोटा सा फ्लक्स चाहिए, थोड़ा सा फ्लक्स चाहिए? नहीं, मुझे तो पूरा फ्लक्स चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़े थोड़े फ्लक्स का एडिशन करना पड़ेगा। आ रही है क्या आपको ये बात समझ में? यस। Yes, sir. गुड। Yes, So sir. net flux phi will be equal to sigma of summation of all ऐसे छोटे छोटे सरफेसेस, ऐसे छोटे छोटे जितने भी सरफेस बन रहे हैं, इन सभी सरफेस का ईडीएस का सिग्मा। आ रही है क्या बात समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो ये हमने रख दिया। नाउ कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, फॉर्मूला क्या होता था इसका? KQ/R²। KQ/R²। बट फिर भी हमको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि हम K अपने एक्सप्रेशंस में नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 1/4 epsilon। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी ने के का यूज बहुत मिनिमल किया हुआ है, बहुत कम यूज किया हुआ है। सो स्टिक टू द एनसीईआरटी, और आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही यूज करें, दिस इज माय रिकमेंडेशन, राइट? चलिए, आप लिख सकते हो KQ/R², कोई उसमें एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, जो आंसर की आती है ना गुजरात बोर्ड की, जिसके बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है आपका पेपर, उसके अंदर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है। एंड फ्यू टीचर्स आर देयर जो सिर्फ चले जाते हैं वहां पे, उनको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको जो आंसर की में लिखा हुआ है ना सिर्फ उससे लेना देना होता है। तो बिलीव मी, दिस इज नॉट माई इंटेंशन टू हरास यू, आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बट स्टिल बच्चे, आपका मार्क्स है ना वो बहुत मैटर करता है। और अगर इस रीजन की वजह से आपका मार्क्स कटे कि आपने के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, तो इससे ज्यादा दुखद चीज और कुछ नहीं हो सकती है। डू यू ऑल अग्री टू दिस, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, आई sir. नो यार, मैंने खुद ने सीबीएसई क्लासेस के अंदर जा करके इसी चीज को KQ/R² लिखवा करके फटाफट खत्म करवाया है। कुछ स्टूडेंट्स जो बैकअप क्लासेस में आए होंगे उनको पता होगा, मेरे को खुद को ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में बड़ा ही कंटाला आता है। बट यू नो, हम मिस नहीं करेंगे बच्चे, एक माइन्यूट सी डिटेल को भी हम मिस नहीं करेंगे, सो दैट हमारे मार्क्स फाइनल एग्जाम में ना काटे जाएं। स्कूल एग्जाम्स में हो सकता है आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएं के लिखने पर, लेकिन मैं कीस्टोन की भी कॉपीज में ये मेक श्योर करवाऊंगा कि अगर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा हुआ है तो मार्क्स आपको ना दिए जाएं, ठीक है ना? आगे चलिए,
होप यू गाइज विल नॉट माइंड दिस, बिकॉज आपके ही बेटरमेंट के लिए ये किया जा रहा है, ताकि लास्ट में आपकी ये हैबिट बनी रहे. 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. एंड दिस डेल्टा एस, अगर मैं इन डेल्टा एस की बात करूं तो मैं इसको एज इट इज अभी के लिए रख देता हूं. अब देखो 1/4πε0 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएंगे. सो 1/4πε0 q divided by r square. This will be sigma of all delta s. यानी ये जो छोटे 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 जो तुमको एरिया मिल रहे हैं, इन सभी एरिया का क्या करना है, तुमको सम करना है. अरे यार ये क्या बात समझ में? मतलब इस एरिया में इसको ऐड करो, 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 इसको, तो इससे तुमको पूरे स्फीयर का एरिया मिल जाएगा क्या? अरे आवाज नहीं आई. Yes, sir. गुड. और पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? क्या कोई फॉर्मूला आपको याद है स्फीयर का कंप्लीट एरिया? 4/3 pi r square. 4/3 pi r. ये वॉल्यूम नहीं लिया, वॉल्यूम 4 pi नहीं. r square. आपने 4 pi आपने r square. आपने एरिया नहीं बात करी है, ये क्या लेने आवे चले pi r वॉल्यूम square. है झूठू झूठू. पाई आर Sir, स्क्वायर ना 4 था pi क्या? पाई आर 4 स्क्वायर pi तो r सर्कल square. नो एरिया है. 4 pi r square. पाई आर स्क्वायर तो सर्कल नो एरिया है. बोलो बोलो बोलो, स्फीयर नो एरिया शू 4 पाई आर स्क्वायर. કેટલું 4 પાઈ આર સ્ક્વેર થાય, પાઈ આર સ્ક્વેર ના થાય. अब तुम बोलोगे हाँ सर यही तो बोल रहे थे, सुना ही नहीं तुमने. मैंने सुन लिया था. कमिंग टू दैट पॉइंट. सो बच्चे ये जो पूरा का पूरा आपका टर्म है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. रिप्लेस कर दो और एक बड़ा ही मजेदार सा फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है. 1/4πε0 into q divided by r q square. by epsilon naught. क्या बात है. इसने इसको खत्म कर दिया, कटप्पा और बाहुबली ने एक दूसरे को खत्म कर दिया. तो इन शॉर्ट आपकी वैल्यू क्या हो गई? q by epsilon naught. मेरे को कोई बताएगा ये q कहां पे था? क्या ये q इस सरफेस के अंदर था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So this was the charge enclosed by the surface. This was the charge enclosed by the surface and by epsilon naught. तो ध्यान रखना, क्या इस पूरे टर्म में, क्या फ्लक्स के इस पूरे टर्म में कहीं पर भी डायमेंशन वाला टर्म आ रहा है? रेडियस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, डायमेंशन का कोई टर्म आ रहा है क्या? Yes, sir. No, sir. No, sir. मतलब गॉसेस लॉ जो है ये हाइपोथेटिकल सरफेस की साइज पर डिपेंड करता नहीं है. मतलब अगर तुमने गॉसियन सरफेस की जो साइज है वो डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दी सरफेस. चलो आ जाओ. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है, सेक्शन ए का एमसीक्यू नंबर 1. जरा देखना. फ्लक्स के फॉर्मूले में बच्चे क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सरफेस, है ना? सही है ना? अब तू जरा ध्यान से मेरे को देख के बता, क्या चारों सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किए हैं वो अलग अलग हैं? सरफेस No, नंबर sir. 1, सरफेस नंबर No, 2. sir. अच्छा, सरफेस नंबर 1 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है बताओ? Plus अरे q. Plus Q. यस. सरफेस नंबर 2 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? सबने plus Q. Q. Same. 3 ने भी प्लस क्यू एंड 4 ने भी प्लस क्यू. तो क्या सब में चार्ज एनक्लोज्ड सेम है? यस और नो? Yes, sir. Yes, एंड sir. अगर
अरे यार तुम लोगों ने मेरे को ही भगा दिया यार ऐसा करने का। सर अब चले गए थे वापस आ गए। मेरे को ही भगा देते हो यार तुम लोग तो, जबरा मतलब। बाय द वे हु वाज द होस्ट इन माय एब्सेंस? कौन कौन बन गया था होस्ट? मैं बन गया था सर। वाह। एक ही मिनट, ये मैं स्पॉटलाइट कर दूं एक बार के लिए। बाहर ही निकाल दिया यार तुम लोगों ने तो, ऐसा ऐसी ऐसी बेइज्जती करने की। चलो ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट। तो बच्चे चार की चारों जो गॉसियन सरफेस है उन्होंने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो कैसा है? सेम। तो फ्लक्स चारों में से कैसा होगा? सेम होगा, राइट? अरे आ रही है क्या बात समझ में? शेप, साइज, ये वो, Yes, इन सब sir. से लफड़ों से इजाद दिलाने वाला बंदा था अपना मिस्टर गॉस, राइट? चलो ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझना, इससे आपका सेकंड एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर एक चार्ज मैं यहां बाहर रख दूं, एक चार्ज अगर मैं यहां बाहर रख दूं यहां पे, तो ये बाहर वाला चार्ज क्या करेगा? इसकी फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से इसमें से पास हो रही होंगी, यस और नो? सही है ना? कुछ इस तरीके से इसको पेनिट्रेट करके जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जरा आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब मेरे को ये बताओ, जो एरिया वेक्टर के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो किस डायरेक्शन में होता है? Away from the surface. Away from the surface. Yes. Away, going outward डायरेक्शन में। ऐसा ऐसा सरफेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, राइट? तो ये बच्चे आपका स्फीयर है, एंड लेट्स अज्यूम कि ये उसका क्या है, हमारा वो पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, राइट? लेकिन इस पॉइंट पे जो हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो एरिया वेक्टर क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट करना बात के ऊपर। 180 डिग्री पे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. एरिया वेक्टर बच्चे इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? 180। 180. और 180 डिग्री होने की वजह से जो फ्लक्स आप निकालोगे दैट विल बी ई डॉट ds में माइनस ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज कॉस 180 की वैल्यू रखना यहाँ पे थीटा की जगह पे 180। तो जैसे ही आप यहाँ पे 180 रखोगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ईडीएस। समझ में आई क्या बात? अरे यार cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो -1 इंटू ईडीएस करो, क्या हो जाएगा? माइनस ईडीएस हो जाएगा। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस। सर इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चार्ज होता है वो अंदर ही होना, जो शेप है उसके अंदर होना। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही। तभी तो मैं, इसीलिए तो मैं दूसरे एमसीक्यू के लिए आपको बता रहा हूँ ना, कि दूसरे एमसीक्यू का यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ आपको। एमसीक्यू गलत है थोड़ा सा, उसमें हमारी तरफ से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको एक्चुअल आंसर बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार कहानी क्या है। तुम गॉसेस लॉ को जिस नजर से देख रहे थे और जो गॉसेस लॉ है वो बड़ा अलग है। अच्छा, इस पॉइंट के लिए जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को है और एरिया वेक्टर भी इस पॉइंट पे इधर ही को पॉइंट करेगा, हाँ या ना? तो अब एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? ई डी एस ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 इज 1, यानी ई डेल्टा एस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फ्लक्स, है ना? अब देखो एंटर होने वाला फ्लक्स कितना था, मेरे को ये बताओ, एंटर होने वाला फ्लक्स कितना था इस सरफेस में? एंटर होने वाला फ्लक्स कितना था बताओ? माइनस ई डेल्टा एस। माइनस ई डेल्टा एक्स डेल्टा एस। और लीव करने वाला फ्लक्स कितना था बताओ? ई डेल्टा एस। ई डेल्टा एस। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं तो नेट इफेक्ट इन दोनों की वजह से कितनी आ जाएगी बताओ? 0. 0। और इसीलिए बच्चे कहा जाता है कि बाहर वाली जो हमारी चार्ज होता है, इस गॉसियन सरफेस के जो बाहर चार्ज होता है, वो बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन करता नहीं है। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन बाय द चार्ज व्हिच इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस।
लेकिन एक चीज में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, एक चीज में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, और यही बात इलेक्ट्रिक अगर फील्ड यस, यही बात अगर आपने समझ ली तो आप समझ पाओगे कि सेकंड एमसीक्यू का आंसर करना कैसे है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना बात के ऊपर। यार क्या फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, इस सरफेस के साथ बता। यस वो तो लिंक हो रही है ना, यानी कि फील्ड लाइंस जो होंगी वो अंदर वाले चार्ज की भी होंगी और बाहर वाले चार्ज की भी होंगी। Electric field will be due to all the charges around the Gaussian surface. Either they are inside the Gaussian surface or they are outside the Gaussian surface. लेकिन जो इक्वल के दूसरी तरफ Q है ना, वो Q सिर्फ कहां का होगा, अंदर का ही होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर यस सर। अब आजा सेकंड एमसीक्यू पे। अब समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट सेकंड एमसीक्यू का। यार वीडियोस 2 मिनट के लिए अगर ऑन हो सकते हो तो मजा आ जाएगी। बस 4 ही मिनट का सेक्शन बाकी है, यही एमसीक्यू खत्म करवा देना है बस, और कुछ नहीं करना है मैंने। वीडियोस ऑन कर दो। सर ये Q अपन एप्सिलॉन नॉट तभी काम करेगा जब थीटा 0 होगा। नहीं 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 नहीं, इन ईच एंड एवरी कंडीशन दिस इज एप्लीकेबल, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। वो जब इसके एप्लीकेशंस देख रहे होंगे बच्चे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ द थिंग्स विल गो, यू विल एंजॉय इट। लेकिन समझना, पहले ये सेकंड एमसीक्यू देखना, बड़ा ही मजेदार एमसीक्यू है। हमारी तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं उसके लिए आपसे दहे दिल से माफी मांगता हूँ। और इसकी आंसर की जो मैं अपलोड करूंगा वो भी गलत होगी, उसके अंदर भी यही गलती होने वाली है, क्योंकि उसको भी मैंने प्रिंट करवा लिया हुआ है, तो उसमें भी ये मिस्टेक हो चुकी है और पीडीएफ बन चुका है उसका, तो उसमें भी ये गलती आने वाली है। बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनना, गॉसियन सरफेस जो दी हुई है बच्चे, उसके अंदर कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं एंड सम चार्जेस आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। कोई बता सकता है कौन कौन से चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस हैं? Q2 और Q3। Q2 एंड Q3, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो गॉसेस लॉ के अंदर हम कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम किया करते थे, E डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाता था, एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा कैविना, कैन यू टेल मी कि यहां पर सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड जो है ये किस चार्ज की बात कर रहा होता है? आउटसाइड द सरफेस वाले चार्जेस की डिस्कशन है, इनसाइड द सरफेस के चार्जेस की डिस्कशन है, या दोनों चार्जेस को हम इंक्लूड करके बात करते हैं? आई होप मैंने इसके आंसर को सफिशिएंट टाइम्स रिपीट किया होगा। सर एक बार रिपीट करो ना, मैं लैग हो गया। कोई बात नहीं, यस कैविना, इट्स करेक्ट। सो इनसाइड वाले रीजन का ये चार्ज हमको बता रहा होता है, राइट साइड में हमको क्या बता रहा होता है, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। सो राइट साइड में गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, राइट। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से, बट राइट हैंड साइड में जो क्यू एनक्लोज्ड है दैट विल बी ओनली अंदर वाला पार्ट? यस सर, ऑप्शन बी। बस एक मिस्टेक उस ऑप्शन बी में आपको मिल रही होगी, जहां Q3 लिखा जाना चाहिए था वहां शायद Q4 लिखा गया है, राइट। सो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, Q3 कर लीजिएगा, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अरे आएगी क्या बात समझ में? यस सर। गुड। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू भी कुछ इसी तरीके का है, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्क्राइब कर दिया था। याद है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी आपको मैंने, क्या बोला था इसका नाम हमने? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने किसी डायपोल को प्लेस किया था तो दिस वाज -Q एंड दिस वाज +Q।
तो अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये किस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Left टुवर्ड्स direction. द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये वर्ड इसीलिए मैंने याद करवाया था तुमको, ध्यान हो तो इंक्रीजिंग वर्ड पे बहुत एम्फेसाइज किया था। पेज नंबर 1 सेशन 1.5 में P क्रॉस E करके एक डेरिवेशन तुमको मिला हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके नीचे लिखा हुआ होगा फोर्स में 2 पॉइंट लिखे होंगे, उन 2 पॉइंट्स को चेक करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप खत्म कर रहे होंगे। अब जाने से पहले मैं आपको एमसीक्यू नंबर 10 करवा देता हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी थोड़ी और आ जाए गॉसेस लॉ में। एमसीक्यू नंबर 10 में अगर आप देखोगे तो आंसर ही यार बता दो सीधे सीधे, अगर आपको पता चल गया हो तो। 0। क्या सबको समझ में आया 0 क्यों आएगा आंसर? Yes, sir. अरे ये तुम्हारे पास पहला चार्ज था ऐसे करके, ऐसे ना, यहाँ प्लस क्यू था, और ऐसी एक पाइपलाइन से ज्वाइन करके दूसरा एक सरफेस था जो माइनस क्यू था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को एनक्लोज करती हुई एक सरफेस अज्यूम कर लेंगे। कितनी भी बड़ी अज्यूम कर सकते हो, उसमें तो कोई लिमिटेशन है नहीं। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना हो जाएगा? प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, यानी 0 हो जाएगा। दैट मींस दिस टर्म विल बिकम 0, सो फ्लक्स विल आल्सो बिकम 0, राइट? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको phi इज इक्वल टू क्यू बाय क्या लगाना है? एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू आपको शायद 1 माइक्रो कूलम्ब दी हुई होगी, आई थिंक, राइट? Yes, sir. ओके, सो 1 माइक्रो कूलम्ब एंड 1 माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट कर दो और एप्सिलॉन नॉट से उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सर 6th में क्या है? मेरे को क्वेश्चन रीड करके बताओ यार क्या है। An electric dipole is placed at the center of the sphere, the flux passing through the surface of the sphere. कैन यू टेल मी ये क्या था? क्या ये क्या था बताओ? सेम था 0 है। हाँ ना, बिल्कुल। एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, और यहाँ पे एक सरफेस के अंदर उसको रख दिया हुआ है बच्चे। तो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना हो जाएगा? 0. अरे द्विज, क्या हो जाएगा नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस? यानी आरएचएस वाला पार्ट 0 हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? ठीक है, सो आई होप 1.5 आपका क्लियर है। 1.4 की जो आंसर की है वो आपको अपलोड